हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। हम DSSB के PYQs कर रहे थे। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए हैं कि मैम प्लीज़ इसको कंटिन्यू ना रखिए। बच्चा कंटिन्यू ही रखेंगे। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे तो ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। NCERT के लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम NCERT करवा दीजिए, तो उसको भी मैं बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं तो आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। बाकी 9th क्लास के हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहना है। तो देखिए, PYQs आप सभी को पता है DSSB में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये करने मस्ट हैं आपको PYQs। अभी टाइम आपके सामने बहुत कम है, 1 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चन जो है वो 2021 के देख चुके हैं। बाकी जो 35 क्वेश्चन आई थिंक हमने देखे थे, उसके बाद अभी आज हम पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा लंबा वीडियो बनाने की। देखिए, 100 क्वेश्चन ट्राई करूंगी एक ही वीडियो में कवर कर ले, क्योंकि टाइम कम है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है PYQs ज़्यादा है ना। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच के में स्किप नहीं करना है। और NCERT मैं अपलोड करूंगी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी उसको कंटिन्यू करूंगी। देखिए, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि DSSB डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछता है। और आप चाहें कि अभी 8 to 12 हो जाए तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना। आपको टाइम बहुत मिला था, उस समय आपने किया नहीं, अभी टाइम बहुत कम है। तो 9th और 10th की NCERT तो आपको करनी ही करनी है ना। अगर आपके पास है तो आप उसको रीड कीजिए, क्वेश्चन पे मतलब चैप्टर्स को। नहीं है तो मैं करवा दूंगी शॉर्ट नोट्स के रूप में, है ना। जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो हम जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि पहला देश जहां समाजवाद का निर्माण हुआ। तो मैंने आपको ये करवाया था, सोवियत रूस वो पहला देश था जहां समाजवाद का निर्माण होता है। कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और 1871 में पेरिस कम्यून हुआ था, वहां जो है अल्प समय के लिए समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1971 में जो है वो 1971 में नहीं, 1917 में 1917 में जो है वो स्थायी समाजवाद राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना होती है। तो ये पहला राज्य कौन सा, पहला देश कौन सा था? सोवियत रूस। अभी पहला प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये देखिए, कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ये क्वेश्चन मतलब DSSB के फेवरेट हैं, NCERT के हैं फेवरेट। क्या NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ में आपकी देखिए KVS की वैकेंसी आने वाली है, NVS की आने वाली है। तो जो ये NCERT है ना, ये सभी के लिए, EMRS की आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली हैं। तो आपको ये तो करना ही करना है। उसके साथ में जो आप NCERT हैं उसके नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपको इनमें भी वो चीज़ काम में आए, है ना। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ भी बोला जाता है। और ये 28 सितंबर 1864 को जो है लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे? उन्होंने इसे जीवन के समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया। तो फांसीवाद के आधिकारिक दार्शनिक जो है वो जियोवानी जेंटाइल माने जाते हैं। इन्होंने जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में इसको वर्णित किया है। इन्होंने 1924 में जो है वो राष्ट्रीय फांसीवादी संस्कृति संस्थान के ये पहले अध्यक्ष बने थे। कौन? जियोवानी जेंटाइल। और जीवन के लिए इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण जो इसमें कार्य किए, और इन्होंने फांसीवाद के दार्शनिक बने और इसका प्रचार प्रसार किया। तो फांसीवादी आधिकारिक दार्शनिक कौन थे? जियोवानी जेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण, बहने के नहीं, ढहने के कारण बनती है। बिल्कुल, कास्ट विंडो सिंक जो है या डोलाइन जो है वो ऊपरी सतह के ढहने के कारण इसका निर्माण होता है। कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। बिल्कुल, जो कार्बनिक चट्टानें हैं उनके रासायनिक अपक्षरण के कारण बहुत सारी भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल हैं? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग शामिल हैं। 6 कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना है आपको।
सुरक्षा परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया, उसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गई और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हो गया। तो ये 6 अंग जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं। इसकी दी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। मुख्यालय आपको ध्यान में रखना ही रखना है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो टोटल कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग? 6। अगला है निम्नलिखित में से कौन मध्य बादल का एक प्रकार है? तो मध्य बादल का प्रकार क्या क्यूमुलो निम्बस बादल है, निम्बो स्ट्रेट्स बादल है, या स्ट्रेट बादल, या सिरस बादल? अब काफी सारे बच्चों को तो इनके बारे में पता ही नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है ना। तो जो निम्बो स्ट्रेट बादल है वो मध्य बादल का एक प्रकार है, और निम्बो स्ट्रेट बादल जो है वो वर्षा का या और बर्फबारी से जुड़े हुए बादल हैं, और इनका कलर अगर देखें तो ग्रे कलर के बादल हैं। आसमान में देखते हैं ना हम, कई बार ग्रे ग्रे दिखाई देता है, तो ये निम्बो स्ट्रेट बादल ही है ना। अगला है प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी, ये घटित हुआ था। तो देखिए भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में 52वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। सुबह 8:45 के लगभग टाइम हो रहा था, और वहां पर अचानक से बहुत तेज तीव्रता से भूकंप आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, जान माल की हानि होती है। ये हुआ था 2001 में। भुज कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है? अब धीमी ऑनसेट आपदा जो है वो कौन सी है? तो देखिए टोर्नेडो हो गया, सूखा हो गया, सुनामी या भूकंप। तो सुनामी, भूकंप, टोर्नेडो ये मतलब अचानक से आते हैं। वहीं सूखा जो है वो एक धीमी ऑनसेट आपदा इसको हम कह सकते हैं, यानी भूमिगत जल या फिर वर्षा का जो है जल स्तर में कमी आती है तो सूखा पड़ता है। तो ये धीमी ऑनसेट आपदा है। और राजस्थान में अगर देखें तो अरावली के पश्चिमी भाग में आता है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में आता है, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, वहीं तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग हो गए। मोस्टली यहाँ जो भारत में है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है। तो धीमी ऑनसेट आपदा आपकी क्या हो गई? सूखा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अलावा दिए गए खतरे बहिर्जात हैं। अब देखिए एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। बहिर्जात का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर जो कोई भी क्रिया घटित होती है वो बहिर्जात हो गई। अंतर्जात पृथ्वी की ऊपर जो घटनाएं घटित होंगी वो अंतर्जात होगी। बहिर्जात मतलब हाँ, तो देखिए जो बहिर्जात मतलब पृथ्वी के अंदर और अंतर्जात पृथ्वी के ऊपर जो घटनाएं घटित होंगी, यानी एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, है ना। तो आकाशीय बिजली जो है एक अंतर्जात बल है, वहीं चक्रवात भी एक अंतर्जात बल है, पृथ्वी के ऊपर आता है। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो एक बहिर्जात बल होगा, क्योंकि ज्वालामुखी आप सभी को पता है अंदर से लावा, पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है, मैग्मा, है ना। तो ये एक बहिर्जात बल हो गया। ओलावृष्टि भी एक कैसा बल है? बहिर्जात बल है। तो ज्वालामुखी विस्फोट एक अंतर्जात बल हो जाएगा, ना कि बहिर्जात बल, है ना। बाकी सारे जो हैं वो सभी बहिर्जात हो जाएंगे। आकाशीय बिजली हो गई, चक्रवात हो गई, ओलावृष्टि हो गई, ये सारे बहिर्जात हैं। अंतर्जात कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, किसके अलावा सभी खतरे बहिर्जात है? तो आकाशीय बिजली बहिर्जात हो गई, चक्रवात बहिर्जात हो गया क्योंकि पृथ्वी के ऊपर घटित हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट अंतर्जात हो गया, पृथ्वी के अंदर होता है ना, ओलावृष्टि भी बहिर्जात हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं, इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है पूछा है। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है, मानव गुच्छे के जो मानव के बाल होते हैं उसका एक गुच्छे का उपयोग किया जाता है सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, और मापा किससे जाता है? हाइग्रोमीटर से। तो ये तो एकदम सही है। साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है। बिल्कुल, साइक्रोमीटर जो है वो थर्मामीटर का ही एक युग्म होता है। तो दोनों ही जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी? वुलर झील जो है वो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये झील है ना। उसके बाद में देखिए वेम्बनाड झील कहाँ पर पड़ती है? तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है। उसी के साथ में त्योंगसांग झील अगर देखें तो त्योंगसांग झील आपकी लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? लद्दाख में, है ना। गोविंद सागर झील को अगर देखें तो गोविंद सागर झील आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, बिलासपुर जिले में स्थित है और मानव निर्मित झील है। कैसी झील है ये? मानव निर्मित। तो ये ध्यान में रखना है, इसके बारे में महत्वपूर्ण है, मानव निर्मित झील है। ठीक है। वेम्बनाड कहाँ पर हो गई आपकी? केरला में। त्योंगसांग झील त्योंग पेंगोंग झील लद्दाख में होगी। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। और वुलर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो कि मानचित्र पैमाने के लिए निर्णायक है यानी उत्तरदायी है? तो अगर हम देखें तो कागज पर माप और प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिणाम माप दोनों ही उपयुक्त मानचित्र पैमाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। यमुना हिमालय के बंदरपुर चोटी के आधार पर अगर देखें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अगर हम इसकी सहायक नदियां देखें तो चंबल हो गई, बेतवा, शारदा, केन, ये सारी किसकी सहायक हो गई? चंबल की। और चंबल किसकी सहायक होगी? गंगा की। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर देखें तो वो कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यमुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह है? मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी औद्योगिक क्षेत्र और उसी के साथ में कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए अगर हम देखें औद्योगिक समूह के रूप में तो बिल्कुल मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें आता है भारत के औद्योगिक क्षेत्र में। पहला तो सही है। दूसरा है आपके सामने मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, तो ये भी एकदम सही है ना। तो ये दोनों जो हैं वो किस में आएंगे? इसमें औद्योगिक समूह के अंतर्गत आएंगे, है ना। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी और ये जो है इसमें नहीं आएंगे। देखिए मोस्टली अगर हम देखें तो भारत में टोटल 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब 8 औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र हम देखें तो कौन कौन से? एक तो ये हो गया मुंबई पुणे औद्योगिक, मदुरई कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र हो गया, उसी के साथ में गुजरात औद्योगिक क्षेत्र हो, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र है, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश हो गया, तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक क्षेत्र हो गया। तो ये 8 क्षेत्र हैं, है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2। बाकी ये दोनों जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते। तो 1 और 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? कौन सा हो जाएगा? सड़क। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सड़क जो है प्रमुख साधन है परिवहन का। अगला है, हिमालय के अनुदैर्घ्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो नंदा देवी पर्वत बिल्कुल सही है। अगर हम उस विभाजन को ऐसे देखें तो हिमालय के अनुदैर्घ्य विभाजन को, तो कुमायूं नंदा देवी पर्वत हो गया और मध्य हिमालय जो है वो कंचनजंगा हो गई। बिल्कुल मध्य हिमालय कंचनजंगा, तो ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य हिमालय की। और कुमायूं की कौन सी होगी? नंदा देवी, है ना। पूर्वी हिमालय अन्नपूर्णा, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। अन्नपूर्णा जो है वो मध्य हिमालय की है, उत्तर मध्य हिमालय की, सॉरी वृहत हिमालय की ऊंची चोटी है अन्नपूर्णा, ना कि पूर्वी हिमालय की, है ना। तो कुमायूं की नंदा देवी और मध्य हिमालय की कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की पूर्वी चोटी अगर देखें तो पूर्वी हिमालय की कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, है ना। तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। अन्नपूर्णा जो है वो वृहत हिमालय में स्थित है ना, नेपाल में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी की धारा है जो वो सबसे ज्यादा वर्षा लाती है कहाँ? मोनसिम राम में। बंगाल की खाड़ी मोनसिम राम में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। मोनसिम राम कहाँ? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में मोनसिम राज है और मोनसिम राम है, जो कि पूर्वी खासी हिल जिले में स्थित है और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मोनसिम राम। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा ले जिले को किससे जोड़ता है? तो देखिए, बारालाचा दर्रा जो है वो ले को मनाली से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मनाली से ले को मनाली से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है, बहुत महत्वपूर्ण है, जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है। चंद्रभागा और चिनाब नदी की सहायक भागा नदी पर इस दर्रे से जो है वो निकलती है। कौन सी नदी? चंद्रभागा या चिनाब की सहायक नदी कौन सी? भागा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है? तो देखिए, एलपीजी पाइपलाइन जो है वो जामनगर लोनी पाइपलाइन है, हजीरा बाजीपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, दोनों ही जो है वो एलपीजी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। ये देखिए, अगर जामनगर वाली देखे तो लोनी पाइपलाइन और हजीरा दोनों ही एलपीजी हो गई। भारतीय गैस प्राधिकरण गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है और इस गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय अगर दिखे तो कहाँ? दिल्ली में स्थित है ना। तो ये दोनों ही आपकी गैस पाइपलाइन है एलपीजी की, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आने वाली सौर विकिरण के बारे में पूछा है ना आपके सामने। तो महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये देखिए, उल्टा हो जाएगा इसका। एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है, तो ये आपके सामने जो है वो सही हो जाएगा कि एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत ही जल्दी जो है वो अपनी ऊष्मा खो देती है। तो इसमें दूसरे नंबर का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में फैला हुआ है? तो कॉर्न बेल्ट क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो क्षेत्र में फैला हुआ है, ओहियो राज्य में फैला हुआ है कॉर्न बेल्ट क्षेत्र। कॉर्न बेल्ट जो है वो मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के पारंपरिक क्षेत्र जैसे मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र को कवर करता है और यहाँ मुख्यतः जो है वो मक्का और सोयाबीन की फसलें होती हैं, सोयाबीन की। ठीक है। तो ओहियो राज्य में ये फैला हुआ है कॉर्न बेल्ट। कॉर्न मतलब मक्काई होती है ना। झूम कृषि नाम देश निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो झूम कृषि और उनके नाम दिए गए हैं झूमिंग कृषि के। तो अगर हम देखें, लदांग मलेशिया में बिल्कुल सही है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। उसी के साथ में अगर हम देखें वात्राई वियतनाम, तो ये गलत हो जाएगा, कोनुको वेनेजुएला में एकदम सही है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएंगे, 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं। झूम खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है और ये कैसे प्रकृति पर निर्भर होती है, जैसे देखिए वृक्षों को, जंगलों को काट कर और फिर उनको जला के उसमें जैसे वो खाद बन जाती है, फिर उस जमीन पर फसल बोई जाती है, उसको झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम होते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये बोई जाती है। कोनुका वेनेजुएला में कहा जाता है, लदांग मलेशिया में कहा जाता है, लडांग। किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र समतल क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी को दोमट, कच्छारी मिट्टी भी हम कहते हैं, क्योंकि कई बार दोमट और कच्छारी मिट्टी का नाम भी आ जाता है, तो ये इसको जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। ये मोस्टली जो है वो उत्तर भारत के पश्चिम में, जैसे पंजाब में हो गया है ना, पंजाब से लेकर के पूरे विशाल मैदान को आवृत करती हुई गंगा नदी के डेल्टा में तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में जलोढ़, कच्छारी या दोमट, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको कर देना है। अगला है, जनसंख्या का घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 में दिया गया है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? तारक नहीं, कारक है ना। कौन सा एक कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान
निर्धारण निर्भर करता है? तो देखिए आधारभूत संरचना जो है वो निर्भर करती है बिल्कुल, पूंजी भी निर्भर करती है, जनसंख्या और उद्यम। जनसंख्या जो है वो किसी भी स्थान निर्धारण का प्रमुख कारक नहीं हो सकता, है ना। तो उद्योग के लिए तो जनसंख्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों में सबसे बड़ा उत्पादक आपका हमारा भारत हो जाएगा, है ना। दालों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में अगर देखें तो कनाडा जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा दाल उत्पादन में, और भारत दूसरे नंबर पे हो जाएगा, है ना। तो विश्व में कनाडा और देश में अगर देखें तो भारत। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना निम्नलिखित में किस देश के संविधान से उभरी है? समवर्ती सूची, है ना, तो कौन से संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हमने ली है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिए? मौलिक अधिकार लिए हैं। वहीं हमने कनाडा से क्या लिया है? संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक विशेषताएं ली हैं। और नीचे क्या है? आयरलैंड से सभी को पता ही है, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो समवर्ती सूची हमने कहा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर कर पाएंगे। आर्थिक विकास जो है वो अविकसित देश की समस्याओं से संबंधित है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देश की समस्याओं से संबंधित है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला है, भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होते हैं? तो भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। 5 वर्ष के बाद ये चुनाव होते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। कौन से संविधान संशोधन 1993 में हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 93 में लागू हुआ था। तो इसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो कितने वर्ष में? 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? सरकारी बॉन्ड और उसके सामने दीर्घकालीन प्रतिभूतियां दी गई हैं। राजकोष बिल, अल्पकालीन प्रतिभूतियां और प्रमाण पत्र जमा, अल्पकालिक नोट। तो देखिए बिल्कुल सरकारी बॉन्ड जो होते हैं वो दीर्घकालीन जो है वो प्रतिभूतियां होती हैं। राजकोष अल्पकालीन होता है। राजकोष बिल मतलब कि जो ट्रेजरी बिल होता है ना, तो ये लघुकालिक प्रपत्र होता है जिसमें भारत सरकार ऋण दान की तरह देती है और इसकी अवधि 1 वर्ष से कम की होती है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? कूपन भी कहा जाता है। तो ये रिजर्व बैंक की लघुकालिक निधि है। प्रमाण पत्र अल्पकालिक जो है वो क्या हो जाएगी? नोट हो जाएगा। तो तीनों ही जो है वो सही हो जाएंगे। सरकारी बॉन्ड या सोवरेन बॉन्ड या सरकारी खर्च का जो समर्थन करती है राष्ट्रीय सरकार द्वारा ऋणदाता का एक साधन होता है, और इसमें ब्याज जो है वो आवधिक ब्याज प्रतिभूति शामिल होती है। तो कूपन भुगतान इसको कहा जाता है। कूपन जो है वो राजकोष बिल को कहा जाता है। कूपन भुगतान जो है वो सरकारी बॉन्ड को कहा जाता है। सरकारी बॉन्ड कैसी होगी? दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान सूची में शामिल किया गया। तो कौन सी सूची में रक्षा और सशस्त्र बलों को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया जाता है संघ सूची में, है ना। भारतीय संविधान में टोटल अगर हम देखें अनुसूची 7 में जो है विधायी विषयों को 3 सूचियां शामिल की गई हैं। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 7 में कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। एक अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किया जाता है। संघ सूची में जो है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए जाते हैं। वहीं राज्य सूची में राज्य के विषय शामिल किए जाते हैं। समवर्ती सूची में जो है वो दोनों पर जो कानून होता है उसको शामिल किया जाता है ना। तो आपके कौन कौन से हो गए? जैसे नागरिकता हो गई, परमाणु ऊर्जा, बीमा, जनगणना, ये सभी किसके हो गए? संघ सूची के विषय हो गए। उसमें टोटल कितने विषय हैं? 97। संघ सूची में कितने हैं? 97 विषय। अगला है, किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेद्यता घटकों के एक समूह से युक्त होती है। ऐसी भेद्यता घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पूछा है। किसी खतरे या आपदा का नाम बिल्कुल स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेद्यता समुदाय।
तो भेदता समुदाय, ये भी सही है। भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता, तो देखिए प्राकृतिक खतरा और आपदा के प्रति भेदक जो घटक होते हैं वो ये होते हैं, किसी खतरे या आपदा का नाम हो सकता है, स्थलीय समुद्री समुदाय दोनों शामिल इसमें होते हैं, भौतिक संरचनाओं की सामग्री का प्रतिरोधकता भी इसमें होती है। तो तीनों ही जो है आपके सामने सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के एक निजी क्षेत्र बैंक है। देखिए काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे होंगे बेटा, ये सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो आप इजीली इनको कर सकते हैं, अदरवाइज ये टफ ही लगेंगे बेटा आपको, है ना। तो निम्नलिखित में से भारत का एक निजी क्षेत्र बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज, आरबीएल बैंक जो है एक तरीके का निजी क्षेत्र बैंक है। कौन सा हो जाएगा, आरबीएल बैंक, है ना। आरबीएल बैंक लिमिटेड की स्थापना अगर देखें तो 1943 में भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। और इसको हम अपनों का बैंक कहते हैं ना, टैगलाइन क्या है इसकी, अपनों का बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दल 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे बड़ा सदस्य था। तो ये कौन सा था, भारतीय जनता दल जो है वो 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे बड़ा जो दल था, सदस्य था। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें इस गठन के समय इसमें टोटल 13 सदस्य थे और 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की इसने घोषणा की गई थी। तो टोटल सदस्य कितने थे इसमें, 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र है। तो जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें सबसे बड़ा सेवा देखें तो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसमें अगर हम देखें अर्थव्यवस्था में जो है वो एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो किसका, सेवा क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है। नगर निकायों का कार्य पूछा है, तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और प्रबंधन को नियंत्रण करना, तो ये तो सही है, स्थानीय स्तर पर नगर निकाय जो है वो इसको नियंत्रित करता है। दूसरा है, एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार की एक नीति बनाना। बिल्कुल केंद्र सरकार की नीति नहीं बना सकता, नगर निकाय मतलब नगर से संबंधित हो गया, है ना। तो भारत में नगरीय प्रशासन को कानूनी रूप से अगर देखें तो 1687 में जो है ये नाम दिया गया था। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। और फिर हम आगे अगर देखें तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें नगरीय शासन से संबंधित बहुत सारे प्रावधान आए थे। इसमें अनुसूची पे देखें नगर निकायों से संबंधित, तो देखिए 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित टोटल 18 विषय इसमें दिए गए हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखने हैं, जिसमें कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य का प्रबंधन हो गया, इससे संबंधित नियंत्रण हो गया, सामुदायिक संपत्ति का रख रखाव हो गया, अग्निशमन सेवाएं हो गई, निर्धनता उन्मूलन हो गया। तो सारी चीजें जो है वो नगर निकायों का है। और 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय के अंतर्गत शामिल हो गए। तो ये तो देखिए ये केंद्र का हो गया, सामुदायिक संपत्ति का रख रखाव हो गया, सड़क जैसी बुनियादी ढांचों का निर्माण करना भी नगर निकाय का जो है कार्य है। तो ये जो है वो नगर निकाय का कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक HPI प्रस्तावित किया था। तो ये प्रस्तावित किया गया था 1997 में जो है वो मानव गरीबी सूचकांक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास सूचकांक के पूरक स्वरूप विकसित किया गया था। और इसमें किसी देश के जीवन स्तर के मानकों को प्रदर्शित करता है। मानव जीवन के 3 तत्वों को मानक माना जाता है। इसमें अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को, ज्ञान को, दीर्घ आयु को और जीवन स्तर को, ठीक है, जीवन स्तर को, इन तीनों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 1997 में जो है मानव गरीबी सूचकांक HPI प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव
स्थगित हो गए थे, स्थगित हो गए थे। तो देखिए जो ये लोकसभा के चुनाव थे, आपातकाल की घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 1977 में ये जो है वो स्थगित हो गए थे। आपातकाल कब हुआ था? तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने की अवधि तक जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और इस समय जो है वो प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और राष्ट्रपति अगर देखें तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये ध्यान में रखना है आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। इससे लोकसभा के चुनाव जो हो वो स्थगित करने पड़े थे, है ना। तो ये कब हुए थे आपके सामने? 1977 में। 1975 से 77 तक जो है वो आपातकाल लगा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आम आदमी पार्टी जो है भारत की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य या कुल डाले गए वैध मतों में से 6% प्राप्त करने के साथ ही किसी राज्य में लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर ये विजय पाना आवश्यक होता है। तो ये जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? इसमें शामिल नहीं होगी राष्ट्रीय पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी हो गई, भारतीय समाजवादी पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, उसी के साथ में समाजवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल पार्टी, ये सारी पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रीयता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक स्वयं सहायता समूह SHG सकता है, हो सकता है, ये देखिए गलत प्रिंट हो गया है। आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में एक स्वयं सहायता समूह, ठीक है, HPG, अब यहाँ पे डैश 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 हो सकता है, तो कौन सा है? हो सकता है इसमें सहायता समूह SHG, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा, बैंकों का बैंकर और मुद्रा जारीकर्ता दोनों ही हो जाएंगे इसमें। देखिए SHG जो है ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपनी रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में आने वाले लोगों का ऐसा स्वेच्छाक संगठन जो होता है वो SHG कहलाता है। तो इसमें बैंकों का बैंकर और मुद्रा जारीकर्ता दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं। अब देखिए ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है पहले आपके, है ना। उम्मीदवार वे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होते। तो स्वतंत्र उम्मीदवार वे उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होते। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार हम जिनको कहते हैं ना कि निर्दलीय चुनाव जीता है, तो ये स्वतंत्र बोलते हैं, इनको स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही हैं? रिजर्व बैंक का पूछा है। तो रिजर्व बैंकों का अगर देखें हम तो ये बैंकों का बैंकर होता है और मुद्रा जारी करता होता है RBI रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जो है वो इसकी स्थापना अगर देखें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 1934 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है। मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन और विनियमितता करता है। तो RBI जो है वो मुद्रा जारी करता है और बैंकों का बैंक है। इसका मुख्यालय अगर देखें RBI का तो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो सबसे अधिक विधानसभा अगर सीटें हम देखें तो किसकी हो जाएंगी? यूपी की। उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा सीटें, विधानमंडल निचला सदन जो होता है विधानमंडल का द्विसदन उसको बोलते हैं। तो विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हो जाएंगी? आपकी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। इसमें 403 निर्वाचित सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंगल भारतीय सदस्य होता है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में टोटल अगर देखें तो 100 सदस्य हैं ना। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में 230 हो गए। आंध्र प्रदेश की सीटों में देखें तो 175 हो गए, 175। और कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका में 225 है ना। सबसे ज्यादा आपके किस में हो जाएंगे? इसमें उत्तर प्रदेश में 403। अगला क्वेश्चन है, एक सरकार को
फिल इन द ब्लैंक्स के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित बम्पर भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता होती है। किससे संबंधित आवश्यकता होती है? तो अंतर मौसमी कीमतों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाए रखने। तो दोनों ही तरीके से जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलायमान रखने और अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखने के लिए सरकार को खाद्यान्न से सुरक्षित बम्पर भंडार रखना आवश्यक होता है। इसकी पूर्ति के लिए भारत खाद्य निगम की स्थापना जो की गई थी, अधिनियम कौन से 1964 के तहत की गई थी, है ना। तो दोनों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा संकेतक शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करता है? तो जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करता है शकल नामांकन अनुपात और जेंडर समता सूचकांक, दोनों ही जो है वो इसको करते हैं जेंडर समता सूचकांक को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के केंद्रीकरण के दो व्यापक प्रकार पाए गए हैं, निम्नलिखित में से वे प्रकार नहीं है पूछा है। तो देखिए पारिस्थितिकी जन्य और सहमति जन्य, तो दोनों ही प्रकार जो है वो नहीं है किसमें? भारतीय संघवाद में। तो ना ही एक ना ही दो। भारतीय संघवाद में अगर हम देखें तो संविधान में एकात्मक लक्षण पाया जाता है हमारे संघ में। तो उसमें कौन कौन सी? कैरी नागरिकता हो गई, संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान हो गया, मूलभूत विषय की एकरूपता हो गई, ये सारी चीजें आती हैं। पारिस्थितिक जन्य और सहमति जन्य इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? तो समाजवादी लोकतंत्र का अगर हम देखें तो समतावाद समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, तर्कवाद है, नीतिज्ञता है, निरंकुशता लोकतंत्र का जो है वो एक समाजवादी लोकतंत्र है, उसका एक विचारधारा या सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे? आपके समाजवादी लोकतंत्र के सिद्धांत हो जाएंगे, निरंकुशता इसमें शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान डैश 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 तैयार किया गया था। तो देखिए 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान जो है वो तैयार किया गया था। किसके द्वारा? राजा महेंद्र के द्वारा तैयार किया गया था। राजा महेंद्र जो है वो विक्रम शासन 1955 से लेकर 1972 तक नेपाल के राजा रहे थे और इनके कार्यकाल में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान जो है वो तैयार किया गया था। तो राजा महेंद्र के शासनकाल में। भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए भारत में चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए जो है वो भारत के राष्ट्रपति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किए गए हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो एक तरीके का स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और निर्वाचन आयोग जो है संसद और राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदन के लिए और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का क्या करता है? निर्देशन और नियंत्रण करता है। चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित हैं? देखिए भाग पूछा है, कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल हैं? तो देखिए अनुच्छेद 1 नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। तो देखिए आपके अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आते हैं ना। तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है 1 से लेकर 4 तक। अब एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संघ का नाम जो है वो राज्य क्षेत्र, संघ का नाम दिया गया है और राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का गठन एक में नहीं है, ठीक है। दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, तो ये किस में दिया गया है? दूसरे अनुच्छेद में। तीसरे अनुच्छेद में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों और सीमाओं या नाम में जो परिवर्तन होगा वो दिया गया है। तो ये जो है आपके किस में हो जाएगा? ये नए राज्यों का क्षेत्र, ये इसमें नहीं होगा। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना नहीं होगी। नए राज्यों का जो क्षेत्र है और सीमाएं हैं उसके नाम में परिवर्तन होगा 3 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और उसके जो भी विषय हैं उससे संबंधित अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां आती हैं इसमें। तो इसमें दोनों ही आपके सामने, ना तो 1 और ना ही 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। 1 से 4 तक भाग 1 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? सामाजिक लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है। सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदता पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही आपके सामने सही हैं। कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन से में हो जाएगा? 3 नंबर में। अगला है, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए? ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता, है ना। तो अनुच्छेद 21 जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है और एक तरीके का संरक्षण नागरिक और विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें आया था कि विदेशी, और आरपीएससी का नहीं सॉरी इसमें आया था रेलवे वाले एग्जाम में, है ना। उसमें पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है ना। तो अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के राणा क्रेषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेपाल के राणा क्रेषि के संबंध में पूछा गया है। राणा शासकों के मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया था। तो बिल्कुल सही है। नेपाल के जो राणा है राजवंश, वो 1846 से लेकर 1951 तक जो है नेपाल पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक अगर देखें तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? जंग बहादुर राणा। जंग बहादुर राणा जो है इसके संस्थापक थे और जो कि कुंवर परिवार से थे। ठीक है, तो राणा शासकों में मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया गया, जिसमें सिद्धांत के रूप में कानून के समक्ष समानता का इन्होंने आश्वासन दिया। नेक्स्ट है राणा शासकों 1920 में सती प्रथा को समाप्त किया। तो बिल्कुल ये भी एकदम सही है। तो दोनों ही आपके सामने सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 1976 में जो है वो 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तब ये संविधान संशोधन जो है वो लागू हुआ था। ये संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक है। व्यापकता के कारण इसको हम क्या कहते हैं? लघु संविधान, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन को किसकी संज्ञा दी गई है? लघु संविधान की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो वे किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते। बिल्कुल भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आता है। हमने कहाँ से लिए हैं? अभी मैंने पीछे बता चुकी हूँ, आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। इसे किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। फिर भी इसमें दिए गए कुछ तत्व देश के शासन के मूलभूत भूमिका निभाते हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होता है ना। तो ये सिद्धांतों को एक राज्य के कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। तो ये भी एकदम सही है आपके सामने। अगला है, अनुच्छेद 51 संविधान के अंतिम निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। तो मैंने अभी बताया 36 से लेकर के 51 तक जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं। तो तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए जाने के अनुसार प्रमुख शब्दों को व्यवस्थित करें और फिर सही संयोजन को चुनें। तो देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुई थी। उसमें 22 जनवरी 1947 को इसमें उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा इसको स्वीकृति की गई। और हमने ये जो कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। 42वां संविधान संशोधन अभी बताया था, लघु संविधान इसको बोलते हैं। 1976 में उद्देशिका में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो हमको क्या करना है? हमको इसको एक सीक्वेंस में हमको इसको जमाना है।
तो पहले हमने क्या, समाजवाद मतलब आर आ जाएगा, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, समाजवाद के बाद में पंथ निरपेक्षता पी आ जाएगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, तो लास्ट में आपका क्यू हो जाएगा। तो आर पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 2 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है बहुत इजी है, लेकिन आप समझ के इनको करेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और DSSB का एक बहुत बड़ा टास्क क्या है कि आपको क्वेश्चन सारे आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर ठीक आता है, परंतु टाइम की शॉर्टेज रहती है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलती है आपको, है ना, जैसे 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट मिलेंगे, है ना, तो ऐसा है, टाइम बहुत कम है, चाहे फर्स्ट पेपर हो। और इसमें ये भी होता है, आप ध्यान से जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको पढ़ना है, कि आप पीछे नहीं जा सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, तो जो पोर्शन छूट गया वो छूट गया, आप दोबारा से उसमें नहीं आ सकते। और एग्जामों में CBT एग्जाम होती है, सब में ऐसा होता है कि आपको जो पोर्शन पहले करना आप कर सकते हैं, परंतु DSSB में जो पोर्शन है उसी को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है, आकलन घटना एक विशेष अवधि में उस पर एकत्रित संख्यात्मक और गुणात्मक जानकारी को ध्यान में रखते हुए किए गए मूल्य निर्णय से संदर्भित है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या ये सही है, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति और उसके मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया, तो इससे संबंधित बोला गया है। तो मूल्यांकन किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में सूचना एकत्र करना या विश्लेषण करना और व्याख्या करने से संबंधित होती हैं, तो ये आपके सामने जो है वो गलत हो जाएगा। मूल्यांकन किसी ज्ञात उद्देश्य और लक्ष्य के सापेक्ष सूचना प्राप्त की जाती है, तो इसका संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है, यानी विद्यार्थी के परिणामों की गुणवत्ता और मूल्य और प्रभाव के आधार पर भावी शैक्षणिक कार्यक्रमों को इसमें निर्धारित किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है आपके सामने क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ना ही एक सही है ना ही 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता बताता है, सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करता है और अंततः सामाजिक उपयोगिता और ज्ञान की उन्नति में योगदान देता है। तो सामाजिक विज्ञान की ये दोनों ही बातें सही है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव समाज से जुड़ी सभी वस्तुओं का अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान के थ्रू, ठीक है। तो मानव सभ्यता से जुड़े हर तथ्य का अध्ययन किसमें करते हैं हम, सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान जिसका विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला है, व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किससे युक्त होता है। तो व्यक्तित्व आपके चलने के तरीके से, आपकी जिस तरह से आप कार्य करते हैं, दोनों तरह से आप किसी व्यक्ति को देखकर उसके चलने के तरह से, उसके हाव भाव से उसका व्यक्तित्व ध्यान कर बता सकते हैं ना कि कैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति है ना। तो व्यक्तित्व रुचियों और समाकलन से जुड़ा होता है, इसमें जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। देखिए मनोविज्ञान के अनुसार अगर हम देखें 3 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, मैं बता देती हूँ। एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक मध्यमुखी होता है। और शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, गठीला हो गया, शक्तिहीन हो गया और खिलाड़ी हो गया। तो दोनों अलग अलग चीज है ना। तो मनोविज्ञान के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक संसाधन तक पहुंच प्राप्त करने के मामलों में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव का पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये लगाता है अनुच्छेद 15 जो है वो आपके लिंग आधारित जेंडर आधारित जो भेदभाव उस पर प्रतिबंध लगाता है। भाग अगर देखें तो भाग 3 में अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषता का कौन सा संयोजन सही है, पूछा है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछा गया है कि जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं
पर पढ़ाते हैं तो आप उन छात्रों जिन्होंने प्रक्रिया को देखा वर्णन करने के लिए कह सकते हैं शिक्षार्थी के अनुभव। बिल्कुल है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। सोशल साइंस में ऐसी मतलब शैक्षणिक विधि है एक तरीके की, जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको उस बारे में बताने का उसको एक्सपीरियंस है तो वो बताएगा। यदि स्कूल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक वार्ता आयोजित करना चाहता है तो स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बच्चों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए ये दोनों ही आपके सामने सही है। सामाजिक विज्ञान में हम बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे भाषा विज्ञान हो गया, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, तो बहुत से विषय जो हैं वो सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं। तो आपके सामने दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा है। शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी समायोजन के अकादमी और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो बिल्कुल शोध से ही पता चलता है हमको। समावेशन में भय को कम करने और मित्रता बनाने की क्षमता होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। देखिए शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। शिक्षा का अर्थ अगर देखें तो सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। लेकिन शिक्षा समावेशी जो शिक्षा है इसका मतलब होता है कि शिक्षा प्रणाली में जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण करता है, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं ना। मतलब एक नॉर्मल बालक है और एक दिव्यांग बालक, दोनों साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यानी दोनों को साथ में बिठा के शिक्षा दी जानी चाहिए। समावेशी जो शिक्षा है वो अकादमी और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करती है, बच्चों में आपस में तालमेल होता है। तो ये मित्रता बनाने की क्षमता तो नहीं कर सकती, लेकिन आपस में एक दूसरे का सहयोग, आपस में एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, मतलब साथ में शिक्षा देनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। कई मूलभूत आवश्यकताओं की कमी कक्षा की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकती है। निम्नलिखित में से मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हो जाएंगी। तो सुरक्षित सकुशल और अनुकूल वातावरण, बिल्कुल वातावरण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा वातावरण रखेंगे, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, तो वातावरण का हर किसी पे प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री भी होनी चाहिए। अच्छा छात्र और शिक्षक संबंध भी अच्छे होने चाहिए। सारी चीजें जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी कक्षा की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकती हैं। इसलिए आवश्यकताएं जैसे सुरक्षित सकुशल अनुकूल वातावरण, शिक्षा का संबंध, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर आपके सामने देखें तो तीनों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। देखिए 8वीं अनुसूची में हमारे, ये तो आपको याद कर लेना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में क्या है, हमारी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान के समय 14 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल थी। वर्तमान में अगर देखें तो कितनी है, 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसमें 1967 में किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था। ये याद भी करने हैं आपको 21वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 1967 में किसको जोड़ा गया, सिंधी को, ठीक है। 1992 में कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के तहत। और 2004 में किसको, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो टोटल जो है वो कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22, उस समय कितनी थी, 14। अगला क्वेश्चन है, भाषा आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यता क्या है। तो भाषा आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यता जो होनी चाहिए वो समझ के साथ पढ़ना, सुनना और बोलना दोनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा साधन के द्वारा बच्चों की विचार अभिव्यक्ति जो उनके बारे में पता चलता है, तो समझ के साथ पढ़ना और सुनना, बोलना या लिखना, सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती है। अगला है अंतिम प्रश्न, कला शिक्षा अधिगम का वह क्षेत्र है जो किस पर आधारित है, जो कि दृश्य मूर्त कला पर आधारित है, प्रदर्शन कला पर, दोनों पर ही आधारित है। कला शिक्षा जो है वो
मानव आत्मा के बाह्य और आंतरिक संस्कार से संबंधित जुड़ा होता है। तो ये आत्मा की अभिव्यक्ति करता है। इसमें भावना को व्यक्त करना, कला के द्वारा सशक्त रूप से व्यक्त करना, अधिगम के द्वारा क्षेत्र को व्यक्त करना, दृश्य हो गया, प्रदर्शन हो गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा 2021 का PYQ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। एक बार आपको ऐसे देखना है, फिर एक बार स्पीड बढ़ा के देख लेना है, क्योंकि DSSB में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो ये तो आपको देखने ही देखने हैं। उसी के साथ में जल्दी मैं NCERT आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मैंने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आप कमेंट करेंगे तो ही मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आप कमेंट करके बताएं कि फर्स्ट पेपर के भी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें तो वो भी मैं आपके लिए करूँगी। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।